यूटी लाहौर से। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा मेजर था और उसके बाद फिर मैं जो है वो यहाँ जर्मनी मास्टर्स के लिए आया हूँ, फ्रेडरिक अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी न्यूरम्बर्ग एयरलाइन। और मेरी मास्टर्स की डिग्री जो है वो इलेक्ट्रोमोबिलिटी है। इट्स बेसिकली एन अमेलगम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो तीनों डिग्रीज का एक अमेलगम है जो मैं यहाँ पे इस टाइम मास्टर्स के अंदर पढ़ रहा हूँ। तो खैर मेरे बारे में इतना बहुत है। अब मैं आप लोगों को जो है ना वो मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ और मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन के साथ साथ जो है वो सब एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ओके, तो इफ समवन कैन टेल मी कि स्क्रीन मेरी विजिबल है, आप लोगों को नजर आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। और आपके स्टार्ट करने से पहले मैं बाकियों को ये कहना चाहूँगा, पार्टिसिपेंट्स को, कि काइंडली आप लोगों की मीनवाइल जो भी क्यूरी है वो आप चैट बॉक्स में डाल दें, अपनी जो भी क्वेरी है आपकी। इंशाल्लाह हम एट द एंड ऑफ द सेशन आपकी क्वेरीज लेंगे। थैंक यू। ओके, अच्छा तो जर्मनी आने का मेन मकसद जो होता है ना, एक तो ये है कि हम लोग स्टार्ट में ये चीज सोचते हैं कि जर्मनी जाएंगे, एक न्यू कंट्री, एक न्यू लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज के साथ हम कोप अप किस तरह करेंगे, हम जो है वो रहेंगे किस तरह है यहाँ पे। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। मैं हर बंदे को ये चीज रेकमेंड करता होता हूँ कि एटलीस्ट ना आप जर्मन लैंग्वेज में A1 का कोर्स वहां से करके आओ। बैचलर्स के लिए जो बंदा यहाँ आना चाहता है उसके लिए तो यहाँ पे A1 का, A2 का कोर्स जो है वो लाजमी होता है कि आपने A2 किया हुआ और लैंग्वेज में आपका लैंग्वेज लेवल A2 हो, और उसके बाद ही जो है वो आपको यहाँ पे एडमिशन आप सिक्योर करते हो। ठीक है। लेकिन मास्टर्स का ये सीन नहीं है, बिकॉज मास्टर्स दोनों लैंग्वेजेस में ऑफर होता है, जर्मनी में भी और इंग्लिश में भी। तो जर्मन में भी और इंग्लिश में भी, तो लोग जो है ना वो फिर मेरी तरह के इंग्लिश अच्छी हो, इंग्लिश का आइल्स का टेस्ट दे के आइल्स में एक अच्छा बैंड स्कोर करके उसके बाद जो है वो यहाँ पे एडमिशन्स ले लेते हैं और फिर यहाँ पे जो है वो आ जाते हैं। और साथ साथ फिर यहाँ पे हम जो है वो जर्मन भी इम्प्रूव करते रहते हैं, बिकॉज अगेन एक फॉरेन कंट्री के अंदर मूव करने का मकसद सिर्फ यही नहीं होता कि वहां आ जाएंगे, मास्टर्स करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। ऑब्वियसली अगर हम अपने घर का कंफर्ट छोड़ रहे हैं तो अपने घर का कंफर्ट छोड़ने के लिए सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि हाँ यार, फ्यूचर सिक्योर करना है, अपना भी, अपने पेरेंट्स का भी, अपने सिबलिंग्स का भी। और हर तरीके से जो है ना वो हमने अपने आप को सिक्योर करके चलना है। तो इन द लॉन्ग रन जर्मन बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जर्मन जो है वो यहाँ बिल्कुल भी जरूरी नहीं होती या फिर कुछ भी, लेकिन जर्मन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू नो इवन अ लिटिल बिट ऑफ जर्मन इट हेल्प्स यू अलॉट। बट ये नहीं है कि अगर आपको जर्मन बिल्कुल नहीं आती तो आप यहाँ पे एडमिशन सिक्योर ही नहीं कर सकते। यहाँ पे लोग एडमिशन सिक्योर करते हैं और जो है वो जीरो नॉलेज ऑफ जर्मन के साथ आते हैं, और विद इन द फर्स्ट 2-3 इयर्स वो अपनी जर्मन नॉलेज इतनी अच्छी कर लेते हैं कि फिर वो 5 इयर्स के अंदर जो है वो अपनी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो गोइंग टुवर्ड्स अवर टॉपिक, स्टडी इन जर्मनी। पाकिस्तान से जर्मनी आना आसान है कंपेयर टू अदर नेशंस। उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है? उसकी जो सबसे बड़ी रीजन है, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि आपको जो है वो कुछ, आपके पास जो है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए है। ठीक है, आपकी अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए और आपके अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए टू स्टडी। ठीक है, बिकॉज जर्मन्स जो है वो कंटिन्यूअसली स्किल्ड लेबरर्स, स्किल्ड वर्कर्स की तलाश में रहते हैं। तो इट्स ऑलवेज in their best interest that they take us from Pakistan after we are done our bachelors and everything। और दूसरी सबसे अच्छी रीजन ये है कि यहाँ पे आपको फीस नहीं देनी पड़ती। अगर आप यही कंपेयर करो ऑस्ट्रेलिया के साथ, कनाडा के साथ या फिर यूरोप के अंदर बाकी नेशंस के साथ, तो उनके फीस स्ट्रक्चर्स इतने हेफ्टी हैं कि आप उतना अर्न भी नहीं करते हो और आपको उतना जो है वो पे करना पड़ जाता है। तो इसलिए जर्मनी के अंदर जो है वो एक बहुत मिनिमल सा आपका फीस होती है, आपकी बहुत मिनिमल सी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होती है। जिस तरह से मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो मेरी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन इस टाइम जो है वो ओनली 72 यूरोज है। ठीक है, उसके अलावा मैं कुछ पे नहीं कर रहा यहाँ पे।
तो ये बहुत जो है ना वो एक इस वजह से जो है ना वो जर्मनी एक बहुत अच्छा और वायबल सॉल्यूशन होता है हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा जी, तो अब चलते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो हमारा जो एजेंडा है वो बड़ा सिंपल सा है कि जर्मनी क्यों। मैं आपको थोड़ा सा बता दिया है कि जर्मनी क्यों। एजुकेशन बहुत अच्छी है यहाँ पे, इनकी बहुत बहुत अफोर्डेबल ट्यूशन फीसेस हैं। लाइक आपकी सिर्फ सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन जा रही होती है व्हेन यू आर टारगेटिंग अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। आपकी जो है वो कोई किसी किस्म की hefty फीस नहीं जा रही। जिस तरह अगर आप यूके में देख लें तो £10,000 और £16,000 पर सेमेस्टर, दैट्स अ लॉट। तो वो सब कुछ जो है ना वो यहाँ नहीं। ठीक है, एक अच्छी जगह है रहने के लिए, पीसफुल एनवायरनमेंट है और लॉ अबाइडिंग कंट्री है। तो इस हिसाब से ना जर्मनी एक बहुत बहुत सूटेबल और एक बहुत वायबल डेस्टिनेशन होती है, खास करके हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, जिन्हें होता है कि यार अगर मैंने यूके या यूएस जाना है या ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाना है तो मेरा 1 करोड़ रुपया जो है वो कहीं नहीं गया। लेकिन जब आप जर्मनी की बात करते हो तो जर्मनी के अंदर आप जो है वो 60 लाख 50-60 लाख के अंदर आप जर्मनी आए थे। और इस 50-60 लाख के अंदर भी जो आपका ज्यादा हैवी कंट्रीब्यूशन जो होती है वो आपकी होती है सिर्फ आपके ब्लॉक अकाउंट की। जो ब्लॉक अकाउंट आपका आजकल अराउंड €12,000 चल रहा है, तो अगर हम उसको जो है वो फॉलो अप करते हैं €12,000 को, तो वो अराउंड 36 to 37 लाख बनता है। ठीक है, लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो 36 या 37 लाख रुपीज आप लगा के यहाँ आते हो तो आप यहाँ पे अपना 1 साल का खर्चा लेके आ रहे होते हो। यहाँ आते साथ आपको जो है वो पैसे ट्रांसफर होने लग जाते हैं आपके बैंक अकाउंट के अंदर, और यहाँ पे जो है वो फिर आप अपने एक्सपेंसेस चला सकते हो अनटिल एंड अनलेस यू फाइंड जॉब। और जॉब्स भी मिलना इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी स्ट्रगल है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि स्ट्रगल नहीं है। और स्टार्ट में जो है वो आपको वाइल योर मास्टर्स आपको जो है वो साइड जॉब्स करनी पड़ती हैं, साइड हसल्स करने पड़ते हैं। और उसकी जो डिटेल्स है वो मैं आप लोगों के साथ आगे जो है वो शेयर करता हूँ कि किस किस तरह से जो है वो हम जॉब्स वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे, और किस किस किस्म की हमारी जो है वो जॉब्स होती हैं। अच्छा जी, अब जर्मनी के अंदर एडमिशन्स अप्लाई करने के ना 3 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप जो है वो इनकी एक सेंट्रल हब है दाद.de का। सेंट्रल हब होता है, आप दाद.de पे जाते हैं, आप वहां से जाके अपनी जर्मनी फिल्टर आउट यूनिवर्सिटीज फिल्टर आउट करते हैं कि हाँ यार मेरा बैचलर्स अगर इलेक्ट्रिकल में है, मेरा बैचलर्स अगर मैकेनिकल में, कंप्यूटर में, एआई में, किसी में भी है, तो फिर मैं जो है वो किस चीज के अंदर एडमिशन ले सकता हूँ। बिकॉज यहाँ पे मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स देखे हैं जो पाकिस्तान से मैकेनिकल करके आए हैं और यहाँ पे आके जो है वो आगे एआई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके कोर्स कंटेंट्स जो है वो इन लाइन थे उस डिग्री के साथ भी जो जर्मनी में यहाँ पे मास्टर्स वो करवा रहे थे। तो इसलिए पहले सबसे पहली चीज ये होती है कि हमने जाके फिल्टर आउट करना है कि हाँ भाई मेरी डिग्री है, मैं अपनी इस डिग्री की बेसिस पे मास्टर्स किस 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 चीज के अंदर कर सकता हूँ। और वो फिल्टर आउट करने के बाद फिर हम जो है वो आगे जाते हैं। अब उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनके डायरेक्ट पोर्टल्स होते हैं और हम उन पोर्टल्स पे जाके अप्लाई करते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना, हर चीज करना वो हम वहां पे करते हैं। या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो यूनी असिस्ट के थ्रू आपके एडमिशन करवाती हैं। यूनी असिस्ट आप ये समझ सकते हैं कि यूनी असिस्ट जो है वो एक सिंपल एक डिफरेंट इदारा है। इट्स अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है, ताकि जो यूनिवर्सिटीज का टाइम आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे लगता है वो ना लगे। तो आपके वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके सारे अगर आप जो है वो हर चीज पे पूरा उतर रहे हैं तो फिर वो आपकी जो होती है एप्लीकेशन वो फॉरवर्ड कर देता है आगे एडमिशन्स के लिए यूनिवर्सिटी को। यानी कि यूनिवर्सिटीज को जो है वो बैक एंड पे हर चीज नहीं देखनी पड़ती कि अच्छा हम लोगों ने अगर 6.5 आइल्स में मांगा हुआ था तो इनका 6.5 है या नहीं है, इनका जो है वो सीजीपीए जो है वो है या फिर नहीं है, उसके अलावा इनके कोर्स कंटेंट्स जो है वो हमारे कोर्स कंटेंट से सिमिलर हैं या नहीं है। तो ये सब जो है ना वो उनको नहीं देखना पड़ता। तो ये चीजें जो है वो यूनिसिस्ट कर रहा होता है जर्मन यूनिवर्सिटीज की एंड पे। और उसकी जो है वो एक मिनिमल सी फीस है, आई थिंक इट्स €60 और अराउंड समथिंग राइट नाउ।
तो पहली यूनिवर्सिटी का जब हम कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम जो है वो 60 यूरोज पे करते हैं उनको। उसके बाद फिर आफ्टर दैट हम सिर्फ 5 यूरोज पे कर रहे होते हैं फॉर 1 सेमेस्टर। ठीक है, इफ यूनिसिस्ट हैज नॉट चेंज इट्स एंटायर प्रोसेस, तो वो जो है वो फिर इस तरह से जो है वो फिर आपके वो सारे करके आपको एक जो है वो एंड पे आपको एक रिजल्ट बना देते हैं कि हाँ जी जी आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, इस यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो आप एप्लीकेबल हैं, इस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजन। एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट वो आपको दे देते हैं, वही डॉक्यूमेंट आपको आता है, वही डॉक्यूमेंट जो है वो आपके आगे जाता है यूनिवर्सिटीज को। ठीक है, उसके बाद आपका एक्सेप्टेंस लेटर होता है, फिर आपकी वीजा एप्लीकेशन की स्लॉट है, और ब्लॉक्ड अकाउंट और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है जर्मनी के अंदर। जर्मनी के अंदर बहुत सी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिसमें टीके इंश्योरेंस है जो बहुत फेमस है अमंग स्टूडेंट्स बिकॉज उनके रेट्स काफी कम हैं। उसके बाद जो है वो आओ का है, फिर बामर बामर ग्रुप है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना वो 3 से 4 इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं व्हाइल यू आर लिविंग इन जर्मनी एंड व्हाइल यू आर स्टडीइंग इन जर्मनी। अब ये जो चीज है, ये इंश्योरेंस की जो चीज है, ये दो लोग अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, एक वो बंदा हु इज 30 प्लस इन एज है और एक वो बंदा हु इज बिलो 30 इन एज। जो बिलो 13 एज होता है वो बंदा यहाँ पे जो है वो अराउंड 140 यूरोज पे कर रहा होता है फॉर पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस। और जो बंदा 30 प्लस होता है अंटिल हिज स्टूडेंट स्टेटस स्टेज, तब तक वो 140 यूरोज पे कर रहा होता है, एंड व्हेन हिज स्टूडेंट स्टेटस इज कंप्लीट तब वो जो है वो अराउंड 400 प्लस यूरोज यहाँ पे कर रहा होता है। ठीक है, फिर आपकी जो है वो वीजा इंटरव्यू बहुत मैटर करता है। ऑब्वियस सी बात है, जर्मनी आने के लिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, आपकी कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है, या उसके अलावा इफ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर द क्वेश्चंस दैट दे आर गोना आस्क यू, तो वो चीज जो है वो आपके लिए फिर रिजेक्शन का मेन रीजन ही ये होता है वीजा इंटरव्यू में, कि यू weren't एबल टू सेटिस्फाई और कन्विंस द इंटरव्यूअर दैट यस आई वांट टू गो एंड स्टडी इन जर्मनी। तो ये चीज बहुत जरूरी है, इस पे भी खैर हम आगे भी बात करेंगे। और उसके बाद फिर आपकी प्री डिपार्चर प्रिपरेशंस होती हैं जिसमें आपने जो है वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है, टिकट्स वगैरह बुक करवानी है, और यहाँ आके आपने कम्यूट किस तरह करना है उस सब को देखना है। तो वो सब चीजें जो है वो साथ साथ चलती हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले आपको आपकी यूनिवर्सिटी की आपने अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो एनलिस्ट कर ली कि ठीक है जी मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आई विल बी टेकिंग माय यूनिवर्सिटी फॉर एन एग्जांपल। अब फ्रेडरिक अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी जो है वो ये वन ऑफ द फ्यू यूनिवर्सिटीज है जो ऑन पोर्टल जिनके एडमिशन होते हैं, जो यूनिवर्सिटी को फॉलो नहीं करती और ऑन पोर्टल एडमिशन लेके चलते हैं। तो आप जो है वो देख के फिर आपने जो है वो अपने पास टाइमलाइन कर ली कि ठीक है जी ये टाइम है, इस टाइम में हमने अप्लाई करना है, इस टाइम पे हमारी एप्लीकेशन जाएगी, इस टाइम पे हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। और जर्मनी यूनिवर्सिटीज का सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होती है। तो अगर आपने जो है वो लास्ट डेट पे अप्लाई किया और उससे पहले उनकी सीट्स फुल हो गई हैं तो फिर आपको एडमिशन मिलेगा, यू विल बी रिजेक्टेड। तो इस चीज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है अगर आपने जर्मनी में पढ़ने के लिए आना है तो, कि मैंने एडमिशन लेना है तो एज सून एज द डेट्स ओपन मैं अप्लाई करूं और मैं जो है वो आ जाऊं अप्लाई करके। ठीक है, अब फिर आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं? आपको आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए जिसमें आपके मैट्रिक भी आ जाती है, इंटर भी आ जाता है, और उसके बाद आपका जो है वो HEC रिकॉग्नाइज्ड डिग्री भी आ जाती है आपकी बैचलर्स की। ठीक है, अब आपकी जो डिग्रीज होती हैं ऑब्वियसली ये आपको टेस्ट भी करवानी पड़ती हैं। तो आपकी जो बैचलर्स और इंटरमीडिएट की डिग्रीज होती हैं वो IBCCA टेस्ट करता है, और HEC की डिग्री आपकी जो है वो यूनिवर्सिटी की डिग्री HECA टेस्ट करता है। ये तो आप लोगों को जो है वो इस चीज का तो आपको आइडिया है ही। तो उसके बाद आपको आइल्स या टोफल या GRE इन तीनों में से आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। और हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती। कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो आपकी पुरानी बैचलर्स की यूनिवर्सिटी थी, वहां से आपको जो है वो एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको जो है वो दे देते हैं कि हाँ जी इस स्टूडेंट ने हमारे पास बैचलर्स किया
और हमारी जो डिग्री थी वो इंग्लिश में थी, और ये इंग्लिश में प्रोफिशिएंट है, ही नोज, ही कैन अंडरस्टैंड, ही कैन स्पीक इंग्लिश, एंड दैट्स व्हाई दिस लेटर इज बीइंग इशूड टू हिम। तो वो लेटर भी अगर आपके पास हो तो दैट इज आल्सो सफिशिएंट फॉर मैनी यूनिवर्सिटीज। तो फिर आपको आइल्स वगैरह जो है वो नहीं देना पड़ता। उसके बाद आपका मोटिवेशन लेटर बहुत जरूरी होता है यहाँ पे एडमिशन के लिए। अब मोटिवेशन लेटर में क्या होता है, इसको कई लोग लेटर ऑफ एप्लीकेशन भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं। तो इट्स द सेम थिंग, और उसके जो है वो 3 या 4 नाम है फॉर जर्मनी स्पेसिफिकली। आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में या आपके मोटिवेशन लेटर में सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि जी भाई मैंने एडमिशन लेना है, तो मैंने क्यों लेना है, और जर्मनी में ही क्यों लेना है, मैं और किसी कंट्री में क्यों नहीं जा रहा, जर्मनी में एडमिशन लेने की क्या रीजन है, और मैं किस तरह से जो है वो आगे मेरे फ्यूचर गोल्स किस तरह से जर्मनी के एडमिशन्स के साथ अलाइन करते हैं। फिर आपने जो है वो एक सीवी बनानी होती है। ठीक है, आपकी एक यूरोपियन स्टैंडर्ड होता है कुरिकुलम विटाe का, उसके हिसाब से आपकी सीवी बनी हुई हो वो बहुत जरूरी है। और यूनिसिस्ट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि इट्स एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन दैट जस्ट डज वेरीफाइंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, so you don't have a problem with your university that at the end of time your university just says that yeah you did not fall in our CGPA criteria and we are not giving you an admission। और डेडलाइंस जो है वो समर की 15 जनवरी होती है ऑफ द करंट ईयर। लाइक अगर आप 2026 में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी जो समर की डेडलाइन होगी वो आपकी जो है वो जनवरी 2026 होगी। और अगर आप विंटर में अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपकी डेडलाइन होगी जुलाई 2026। ठीक है, और 2 महीने लगते हैं, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक जो है वो आपकी कंफर्मेशन हो जाती हैं, आपको एडमिशन लेटर्स आ जाते हैं और हर चीज आ जाती है। अब तो सर इसमें एक क्वेश्चन है कि एप्लीकेशंस जिस तरह आपने बताया कि अगर आप समर के लिए जाना चाहते हैं तो जनवरी में आपकी डेडलाइन क्लोज हो जाएंगी एप्लीकेशंस, और विंटर में जी आपके जी। पास जुलाई में। स्टार्ट कब हम्म। होती हैं एप्लीकेशंस? जो यूनिवर्सिटीज की स्टार्टिंग डेट्स हैं वो हर यूनिवर्सिटी की अपनी है। लाइक यहाँ पे एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है कि हाँ भाई अगर जनवरी में खत्म हो रही है तो आपने नवंबर से स्टार्ट करना है एडमिशन। कई यूनिवर्सिटीज ऐसी भी होती हैं, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपटन है, वो 1 साल पहले आपके एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट कर देती है। यानी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर द इनटेक ऑफ 2027 तो उसकी समर की क्लोजिंग जो होगी वो जनवरी 2026 में हो रही होगी। तो ये यूनिवर्सिटीज पर डिपेंड करता है, हर यूनिवर्सिटी की अपनी डेट्स है। आप ये नहीं कह सकते कि एक सर्टेन क्राइटेरिया है जिसके ऊपर हर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे रही है, ये हर यूनिवर्सिटी जो है वो आपको लेके चल रही है कि हाँ जी जी ये डेट्स है, इन डेट्स में आपने अप्लाई करना है। तो अगेन इसके लिए भी सबसे वायबल चीज यही होती है कि आप दाद पे जाएं और दाद को एक मरतबा जो है वो देखेंगे जी भाई ये यूनिवर्सिटीज हैं, इन यूनिवर्सिटीज में हमने अप्लाई करना है और इन यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली अगर हम आपका जो है वो वीजा हैंडल कर रहे होंगे तो ये सब हमारी जो है वो हमारा हेडेक होगा। आप लोगों को जो है वो ये देखने की जरूरत नहीं होगी कि जी कब यूनिवर्सिटी दे रही है, कब खत्म हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कब कैसे होगा। तो ये जो चीजें हैं ये आपको देखने की टेंशन नहीं होगी इन केस इफ वी आर हैंडलिंग योर एडमिशंस। ओके, आई थिंक दैट आंसर्स माय क्वेश्चन। ओके, आई विल टेक दैट एज अ यस। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे इस्लामाबाद एम्बेसी के वीजा प्रोसेस की तरफ। आप सब लोगों ने सुना होगा कि वीजा प्रोसेस बहुत मुश्किल है, अपॉइंटमेंट बहुत पहले लेनी पड़ती हैं, और अपॉइंटमेंट्स लेने के अंदर जो है वो बहुत टाइम लग जाता है, 2-2 साल भी लोग बैठे रहते हैं और ये वो। लेकिन अब जो है वो एम्बेसी ने काम बहुत आसान कर दिया हुआ है। अब आप पहले अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके अपने डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हो और उसके बाद जो है वो आपको वो एडमिशंस देते हैं। अपॉइंटमेंट्स की एडमिशंस ही वो तब स्टार्ट करते हैं जब आप अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट कर दो। तो जो पहले बैकलॉग होता था कि लोगों ने अपॉइंटमेंट्स ले ली हैं और लोग बैठे हुए हैं कि बस ठीक है एडमिशन आएगा तब की तब देखेंगे, तब तक अपॉइंटमेंट तो हमने ली हुई है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट कैंसिलेशन होती थी। और कई लोगों के एडमिशन जो है वो रह जाते थे कि भाई उन्हें अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली, सब डॉक्यूमेंट्स तैयार थे, हर चीज उनकी रेडी थी, लेकिन उन्हें जो है वो नहीं मिले डॉक्यूमेंट्स।
उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली, अपॉइंटमेंट स्लॉट नहीं मिली, तो वो आ नहीं सकते। तो जर्मन एम्बेसी ने इस हिसाब से जो है वो चेंज कर दिया हुआ है अपना एंटायर सिस्टम। अब आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट जर्मन एम्बेसी अलॉट कर देती है, विच इज मच इजियर एंड मच स्मूथर नाउ। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो वही आपके एडमिशन लेटर चाहिए होते हैं। यू आर एडमिटेड टू यूनिवर्सिटी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की कंफर्मेशन होती है, आपका ब्लॉक्ड अकाउंट होता है। ब्लॉक्ड अकाउंट कंफर्मेशन होती है। अगेन ब्लॉक्ड अकाउंट वो पैसे हैं जो आप अपने साथ लेके जा रहे हो अपने 1 साल के खर्चे के लिए। ये पैसा वो नहीं है जो यहाँ पे आप जो है वो किसी को कोई फीस पे कर रहे हो या कुछ भी पे कर रहे हो। ये वो मनी है जो आपको वापस मिलती रहती है एवरी मंथ फॉर 12 इंस्टॉलमेंट्स फॉर अ ईयर। तो 12,208 यूरोज पर ईयर है ये एज ऑफ 2025। तो अराउंड 1,000 समथिंग यूरोज बनते हैं, जिसके अंदर आपका यहाँ पे रेंट, आपका कम्यूट, आपकी जो है वो ग्रोसरीज, आपका इंश्योरेंस, हर चीज जो है वो इसके अंदर पूरी हो जाती है। ठीक है, फिर आपने जो है वो वीजा फीस देनी होती है कि जी इट्स अराउंड 30,000 रुपीज पाकिस्तानी, 30,000 PKR और समथिंग। तो ये आपकी वीजा फीस होती है कि जी वीजा प्रोसेसिंग फीस है आपकी, जो आपसे जर्मन एम्बेसी चार्ज करती है। उसके बाद ऑब्वियसली इंटरव्यू, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उसके लिए जो है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है कि यू डोंट फॉल बैक। आप जो है वो अच्छे से जवाब दे सको हर चीज का। आपसे क्वेश्चंस हो तो आपको पता हो कि जी ये आंसर है और इस तरीके से मैंने आंसर करना है इस क्वेश्चन का, ताकि ये चीज भी फील ना हो कि मैं वापस आने के इरादों में नहीं हूँ, और ये चीज भी ना लगे कि जी मैं वहां सिर्फ यहाँ से निकलने के लिए जा रहा हूँ। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और प्रोसेसिंग टाइम जो है वो आपका 8 to 12 वीक्स आराम से लग जाते हैं फ्रॉम योर पासपोर्ट सबमिशन डेट टू गेटिंग योर वीजा। इट टेक्स अराउंड 3 to 4 वीक्स। तो और ऐसा नहीं होता कि अगर आपके डॉक्यूमेंट सब प्रिपेयर्ड हों और आपका जो है वो इंटरव्यू अच्छा जाए वो आपको वीजा ना दे। दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। हमेशा कोई डॉक्यूमेंट्स में इशू आता है या फिर आपके सेटिस्फेक्शन में इशू आता है कि आप इंटरव्यूअर को उस तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो है वो आपका वीजा रिजेक्ट होता है। वरना जर्मनी का वीजा रिजेक्ट नहीं होता, स्टडी वीजा तो स्पेशली रिजेक्ट नहीं होता जर्मनी का। तो इंटरव्यू टाइम पे आपने जो अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करवाने होते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है। और ये जो है वो हर बंदे की ये चीजें हर बंदे के पास होनी चाहिए। और आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि जी कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स मैंने लेने हैं और ये डॉक्यूमेंट्स मेरे तैयार होंगे, उसके बाद ही मैं अपने इंटरव्यू के ऊपर जो है वो हो सकता हूँ कि हाँ जी मेरे डॉक्यूमेंट्स सब प्रिपेयर थे, अब मैंने सिर्फ इंटरव्यू देना है। और अब मैं हर चीज मेरा वीजा की बेस मेरा इंटरव्यू। ठीक है, उसके अंदर आपके ओरिजिनल पासपोर्ट्स आ जाते हैं, एक वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो वेबसाइट से डाउनलोड होता है वो आ जाता है, आपकी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर आ जाता है, ब्लॉक्ड अकाउंट कंफर्मेशन आ जाती है आपके पास, आपकी सीवी आ गई, आपके तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ गए, आपका जो है वो आइल्स का रिजल्ट, टोफल का रिजल्ट, और जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट एप्लीकेबल बिकॉज कई यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि आपको A1 जर्मन आनी चाहिए। फिर आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। उसके बाद जो है वो बैंक स्टेटमेंट आनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि मेरे फादर मेरे स्पॉन्सर हैं या मेरी मदर मेरी स्पॉन्सर है, तो उनकी बैंक स्टेटमेंट आनी चाहिए कि हाँ जी जी ठीक है, ये हमारा बेटा है, हम इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं और हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम इसे स्पॉन्सर कर सकें। इट्स नॉट नीडेड हियर। ठीक है, कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी हैवी है या कितनी जो है वो ह्यूज है आपकी बैंक स्टेटमेंट, इट डजंट मैटर। इट्स जस्ट एज अ प्रूफ कि हाँ भाई ये जो बच्चा है जो यहाँ आया है ये मेरा बेटा ही है। और इसके लिए आप जो है वो नादरा से FRC आते हैं, फैमिली यूनियन सर्टिफिकेट, आप वो निकाल सकते हो प्रूव करने के लिए ये भी। तो इट्स जस्ट फॉर दैट। ठीक है, फिर आपके पासपोर्ट की कॉपीज आ जाती हैं, आपके आईडी कार्ड की कॉपी आ जाती है। आपको एक पोलियो सर्टिफिकेट जो है वो लेना होता है अपने सेकेंडरी हॉस्पिटल से, मतलब THQ या DHQ से आपको जो है एक पोलियो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि आप यू आर वैक्सीनेटेड।
ठीक है, आपकी एप्लीकेंट्स की डिक्लेरेशन होती हैं कि जी मुझे सब लॉज का पता है, मैं वहां जाऊंगा तो मैं रूल्स के साथ अबाइड करूंगा, और मुझे इस चीज का आइडिया है कि अगर मैं वहां कुछ इलीगल करता हूँ तो जर्मनी हैज अ राइट टू डिपोर्ट मी वेन एवर दे वांट इफ आई एम कॉट इन एनी काइंड ऑफ क्राइम। ठीक है, उसके बाद एक्सक्यूटिव क्वेश्चनियर होता है, वो भी इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको आपको फिल करके जमा करवाना पड़ता है। फिर आपकी अपॉइंटमेंट ईमेल होती है जिसका प्रिंट आउट लेके अपने साथ जाते हैं, और एमएक्स की रिसीप्ट होती है कि आपने वीजा फीस जमा करवा दी। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनके टू सेट्स होते हैं A4 साइज में, और ये वो डॉक्यूमेंट्स है विच आर नॉट सपोज टू बी स्टेपल्ड, विच आर नॉट सपोज टू बी ग्लूड और एनीथिंग। ठीक है, A4 80 ग्राम पेपर एंड नथिंग स्टेपल्ड। तो ये चीजें जो है वो बहुत जरूरी होती हैं। ओके, नाउ यू लास्ट गॉट योर पे वीजा। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी मेरा एक क्वेश्चन है, लास्ट स्लाइड पे आप जाएंगे। जी। जी। तो यहाँ पे आपने बताया कि स्पॉन्सर जो है वो आपको आपके पेरेंट्स कर सकते हैं। कौन कौन सी हम्म, पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि कोई और भी स्पॉन्सर कर सकता है? अच्छा जी, अब देखें, स्पॉन्सर करने के दो मीनिंग्स हैं। एक, स्पॉन्सर करने का मतलब ये है कि आपका ब्लॉक्ड अकाउंट जो है वो आपके फादर ने पे किया है आपके लिए। ठीक है, और दूसरा स्पॉन्सर्ड करने का जो है वो मीनिंग होता है कि समवन लिविंग इन जर्मनी इज स्पॉन्सर्ड। अब समवन लिविंग इन जर्मनी जो आपको स्पॉन्सर कर रहा होता है वो आपका सिबलिंग ही हो सकता है, आपका कोई ब्लड रिलेटिव ही हो सकता है। इफ ही इज नॉट योर ब्लड रिलेटिव तो उसकी स्पॉन्सरशिप वायबल नहीं होती। तो ये जिसकी बात हो रही है, जिस स्पॉन्सरशिप यहाँ पे जिस स्पॉन्सरशिप की बात हो रही है, ये स्पॉन्सरशिप सिर्फ उस स्पॉन्सरशिप की बात है कि हाँ जी, मेरा जो ब्लॉक्ड अकाउंट है ये मेरे वालिद साहब ने या मेरी वालदा मोहतरमा ने जो है वो मैनेज किया है, और ये उसकी स्टेटमेंट है कि हाँ जी जी हमारे पास एक लिविंग प्रूफ है कि हम यहाँ रह रहे हैं, हम सारे खर्चे देख रहे हैं, हम हर चीज मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ उस चीज का रिकॉर्ड होता है कि ओके, these people they are living in Pakistan, they are proper Pakistanis and everything। और मुझे बताया आप लोग जो है वो इस चीज पे भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्रॉपर पाकिस्तानी से क्या मतलब है। अगर हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉपर पाकिस्तानी हुए है ना। हमारे यहाँ पे अफगान नेशनल बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उनके इश्यूज डिफरेंट होते हैं, एम्बेसी उनको डिफरेंट तरीके से टैकल करती है। और अगर हमारे यहाँ पे कोई ईरानियन नेशनल रह रहे हैं, जिस तरह बलूचिस्तान वगैरह में हमारे काफी ईरानी नेशनल रहते हैं, तो उसके वो जो है वो एक डिफरेंट, उसके लिए एम्बेसी की डिफरेंट अप्रोच होती है। और फॉर पाकिस्तान बॉर्न पाकिस्तानी उनके लिए एम्बेसी की डिफरेंट अप्रोच होती है। तो ये वाले जो स्पॉन्सर की कंफर्मेशन होती है सिर्फ ये होती है कि ठीक है जी आप पाकिस्तानी हैं और आपका ब्लॉक्ड अकाउंट यहाँ से आया है। इसके अलावा जर्मन, अगर फॉर एग्जांपल आपका भाई है वो जर्मनी में रह रहा है, ही इज अ जर्मन रेजिडेंट नाउ, जर्मन रेजिडेंट व्हिच मींस दैट ही होल्ड्स द रेजिडेंसी ऑफ दिस कंट्री, फिर वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है कि हाँ जी जी ये आ सकता है, मेरी इतनी मीन्स हैं कि मैं इसे यहाँ पे एक साल के लिए रख सकूं अपने पास। तो वो यहाँ से जो है वो एम्बेसी जाता है, एम्बेसी जाके एक फॉर्म फिल करता है, फॉर्म फिल करके आपको फॉर्म भेजता है, और उसके बाद आप वो वाला फॉर्म अपने साथ लेके जाते हैं कि हाँ जी जी मेरा एक रिलेटिव वहां पे रह रहा है और वो रिलेटिव जो है वो हर चीज करने को तैयार है मेरे एंड पे। तो दूसरी तरह की स्पॉन्सरशिप ये होती है, और सिर्फ आपके भाई बहन या फिर आपके जो है वो ब्लड रिलेटिव्स ही अलाउड हैं ये करने के लिए, इसके अलावा कोई बंदा नहीं ये कर सकता। और ब्लड रिलेटिव्स में भी आपके फर्स्ट ब्लड रिलेटिव, ठीक है, यानी आपकी वालदा के भाई हैं, आपके वालिद साहब के भाई हैं, वो कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपकी वालदा के कजन्स हैं या आपके वालिद साहब के कजन्स हैं वो कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल फॉर जर्मनी स्पेशली। ठीक है, क्योंकि अच्छा जी, अब कुछ आपका लोग जो है वीजा वो आ गया। मेंशन करते हैं, जी 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 कुछ जी। लोग मेंशन करते हैं स्पेसिफिकली कि आपको जर्मनी में आपका कोई दोस्त भी कर सकता है। ये आई थिंक सो, फिर इट मींस के ये मिथ ही बनी हुई है। हाँ जी, दिस इज जस्ट अ मिथ, इट्स अ होक्स, नथिंग एल्स। जर्मनी में आपका दोस्त ओके, आपको किसी चीज के लिए भी वो स्पॉन्सर नहीं कर सकता। गॉट इट। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं इस चीज के ऊपर कि आपके पास आपके वीजा आ गए, आपका वीजा आ गया, जस्ट अ मिनट। ओके, तो आपके पास आपका वीजा आ गया। अब वीजा आने के बाद आपने लेनी है अपनी टिकट। ठीक है, और हम ऑब्वियसली देख रहे होते हैं कि यार हमने जो है वो
सस्ती टिकट लेनी है, क्योंकि हम पहले देख रहे होते हैं कि एक्सपेंसेस पहले हमारे 50-55 लाख के करीब हमारे एक्सपेंस हो चुका हुआ है, और अब हमने सस्ती एक टिकट लेनी है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो होती है आपकी हेल्थ ट्रेवल इंश्योरेंस। हेल्थ ट्रेवल इंश्योरेंस क्या होती है? 3 मंथ्स की ट्रेवल इंश्योरेंस होती है। देयर आर लाइक 20 कंपनीज जिसकी ट्रेवल इंश्योरेंस जर्मन एम्बेसी मांगती है, और जर्मन एम्बेसी भी मांगती है। और उसके बाद व्हेन यू आर ट्रेवलिंग हियर, तो आपका एयरपोर्ट भी मानता है कि जी ठीक है, इसकी ट्रेवल इंश्योरेंस हम एक्सेप्ट करते हैं। तो वो 20 जो आपकी कंपनीज हैं उनकी लिस्ट आपको जो है वो मिल जाती है, उनकी चेक लिस्ट आपके पास अवेलेबल जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे। तो वहां से आप जो है वो देख लेते हैं, और फिर आप वो इंश्योरेंस लेते हैं। इट कॉस्ट यू अराउंड 5,000 रुपीज और समथिंग फॉर लाइक 3 मंथ्स। और ये सिर्फ इस केस में होता है कि अगर वाइल यू आर फ्लाइंग हियर, तब अगर आपको कोई हादसा पेश आ जाए तो, ठीक है, ये सिर्फ इसलिए होती है इंश्योरेंस। उसके बाद आपके जो है वो लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स, हर डॉक्यूमेंट का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। आपके पास हर डॉक्यूमेंट की दो दो कॉपीज होनी चाहिए, वन कॉपी इन योर लगेज एंड वन कॉपी विद यू इन योर हैंड बैग। बिकॉज जब आप पाकिस्तान में भी इमिग्रेशन पे जाते हो, तो वो आपसे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं आपकी वीजा कंफर्मेशन के लिए। और आप स्टडी वीजा पे आ रहे हो, तो आपके पास आपका एडमिशन लेटर होना चाहिए, आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए कि यू आर एनरोल्ड इन दिस करंट सेमेस्टर। फिर आप यहाँ पे जो है वो आते हो। उसके बाद जब आप यहाँ आते हो, तो यहाँ आते साथ इमिग्रेशन पे सबसे पहले आपसे आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि जी आप अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट दे दें हमें, ताकि हम देखें कि हाँ जी आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिटेड हैं, और आपको फिर हम जो है वो एंट्री अलाउ कर सकते हैं। आज तक कभी ये नहीं हुआ कि कोई बंदा वहां से अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ लेके आया और यहाँ पे उसका कोई इशू क्रिएट हुआ हो। इट ऑल गो स्मूथ। तो आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी यहाँ पे लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद अगली चीज है आपकी अकोमोडेशन। Accommodation in Germany. For example, you're traveling to a city like Nuremberg or Munich or Berlin or Frankfurt, or you're traveling to a small city like Kempten, or then we have like Hamburg, then we have Bamberg and other cities of that sort. तो जब आप उन सिटीज में ट्रेवल कर रहे हो, तो आपने ये चीज कंफर्म करनी है कि आपके पास अकोमोडेशन लाजमी हो। अब अकोमोडेशन के बहुत से तरीके हैं। फेसबुक के ऊपर हमारे पास मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, हर चीज होती है। तो वहां से हम जो है वो अपने अकोमोडेशंस कंफर्म करते हैं कि जी हमारे पास अकोमोडेशंस हैं। उसके बाद आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए, अराउंड 1,000-1,500 यूरोज आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए है व्हेन यू कम हियर। बिकॉज ऑब्वियसली आते साथ आपका फौरन से ब्लॉक अमाउंट नहीं स्टार्ट हो जाएगा। ब्लॉक अकाउंट स्टार्ट करने के लिए आपको पहले यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। बैंक अकाउंट खोलने के बाद आप अप्लाई करेंगे, तो इट टेक्स अराउंड 1 to 2 वीक्स। तो यहाँ आके आपने इनिशियल रेंट देना है अपना। आपने यहाँ आके जो है वो ग्रोसरी करनी है आते साथ अपनी इनिशियल। तो उस सब के लिए जो है वो आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए। उसके बाद कुछ असेंशियल ऐप्स होती हैं यहाँ पे यूज करने के लिए। डीबी नेविगेटर ऐप है, वो यूज होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नेविगेट करने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कम्यूट करने के लिए, वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो गूगल मैप्स आपके यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके लिए यहाँ पे। फिर आपके पास जो है वो यहाँ पे टिकट की एप्स होती हैं, जिससे आपने अपनी मंथली टिकट ली होती है ट्रैवलिंग की। तो वो आपने आपके पास होनी चाहिए लाजमी। आपके पास एक टिकट होनी चाहिए है व्हेन यू स्टेप अप, व्हेन यू स्टेप इन जर्मनी। और अगर आपके पास वो टिकट नहीं है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हमारे पास वो टिकट नहीं है, तो अगर आपके पास वो टिकट नहीं होती, तो आप यहाँ आते हैं, यहाँ आके लैंड करते हैं, आप एयरपोर्ट से अपने लिए जो है वो 1 डे टिकट या 1 मंथ टिकट आप अपने वहाँ से बाय करके आप उसे जो है वो यूज कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गेट योरसेल्फ सेटल्ड इन। और फिर आप अपनी टिकट जो है वो दूसरी खरीदते हैं, जो आपकी इन ऐप परचेजेज होती हैं, ताकि आपके पास टिकट हमेशा हो व्हेन एवर यू आर ट्रैवलिंग, ताकि कोई भी चेक करने के लिए आपके पास टिकट अवेलेबल हो। बिकॉज अगर आपके पास टिकट अवेलेबल नहीं होती, तो देयर इज अ 60 यूरो फाइन फॉर दैट। तो ये चीजें जरूरी हैं। उसके बाद वंस यू अराइव इन जर्मनी, यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ, यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन अ पर्टिकुलर एड्रेस कि जी ये मेरी अकोमोडेशन है, यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। उसे जर्मनी में एनवल्डन कहते हैं। तो वो आप यहाँ पे जो है वो प्रोग्राम में जाते हैं, और जाके हम अपनी जो है वो सारी कहते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम डिटेल जो है वो यहाँ का जिस तरह हमारे यहाँ आधार होती है, उस तरह यहाँ का जो है प्रोग्राम आपकी डिटेल है आवाज यहाँ पे। क्लियर नहीं आ रही। हेलो, जी अभी आई। आई एम ऑडिबल? अच्छा। उसके बाद तो जब आप यहाँ जर्मनी आते हैं, तो सबसे पहली चीज आपका एनुअल डंग बहुत जरूरी होता है। आप आते हो यहाँ आके आप अपने आप को रजिस्टर करते हो।
और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो फिर आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप प्रोग्राम मीटे में जाते हो, और प्रोग्राम मीटे जो है वो इट्स सिमिलर टू अवर नादरा। वहाँ पे आपके सारे सिटी रिलेटेड काम होते हैं। आपने कहीं पे रजिस्टर करना है, कहीं से आपने डी रजिस्टर करना है, आप मूव इन हो रहे हो, मूव आउट कर रहे हो, फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह चाहिए तो वो वहां से होती है। तो इट्स बेसिकली सिमिलर टू नादरा। ठीक है, फिर आप आके यहाँ अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं। आप अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि भाई मेरी हेल्थ इंश्योरेंस को जो है वो एक्टिवेट कर दो। तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद आप जो है वो अपनी रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हो, जिसे यहाँ पे ऑथेंटिसिटल कहते हैं। इट्स बेसिकली योर जर्मन रेजिडेंस कार्ड एज ए स्टूडेंट। तो वो कार्ड आपका जो है वो इशू हो जाता है। उसके बाद आपकी स्टूडेंट आईडी की रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है। उसके लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस में जाते हो, तो वो आपको आपकी स्टूडेंट आईडी और आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन वगैरह कर देते हैं फाइनलाइज चीजों की। ठीक है, फिर जर्मनी में आपने रहना है। यू नीड टू फॉलो अ लॉट ऑफ रूल्स बिकॉज जर्मन पीपल आर रियली लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। यहाँ पे तो आप यहाँ आओगे तो आपको यहाँ पे ये भी आप देखोगे कि यार अगर जो है वो डक्स भी खड़ी है ना, तो वो भी देख रही है कि सिग्नल रेड है, तो वो खड़ी है, वो रोड पे ऐसे वॉन्डर ऑफ नहीं कर रही। ठीक है, इट्स लाइक अ जोक, इट्स अ जोक, बट इट्स द रियलिटी ऑल्सो। इट्स अ जोक फॉर अस पीपल कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई डक्स भी रूल्स फॉलो कर रही हैं, बट इट्स अ रियलिटी फॉर पीपल हु आर लिविंग हियर। कि इतने अच्छे रूल्स हैं कि यहाँ के एनिमल्स भी उन रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, उन रूल्स को देखते हैं और उन रूल्स को उस हिसाब से लेके चलते हैं। तो आपका रूल्स फॉलो करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। जे वॉकिंग की आपको इजाजत नहीं है, और अगर आप जे वॉकिंग करते पकड़े जाते हैं, देयर इज अराउंड अ फाइन ऑफ अराउंड 450 यूरोज और समथिंग। फिर यहाँ पे आप आ रहे हो तो यहाँ पे आपको ट्रैश अपना अलग करना पड़ता है। You can't throw everything in one place like we do in Pakistan. Here you have to have different bins for different trashes. Your bio goes into a different bin, your plastic into a different, glass into a different, paper into a different, so that recycling is easier. तो ये आपको यहाँ पे सब कुछ करना पड़ता है। अगेन इफ यू डोंट फॉलो द रूल्स, तो यू गेट फाइंड अगेंस्ट दैट ऑल्सो। उसके अलावा आपको यहाँ पे लीगल वर्क आवर्स जो है वो 140 फुल डेज अलाउड होते हैं। फुल डे जो कंसिडर होता है, इट्स एनीथिंग अबव 4 आवर्स इन अ डे। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो यू स्टार्ट अ जॉब वर्किंग हियर ऑफ लाइक 5 आवर्स, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं सिर्फ 5 घंटे काम कर रहा हूँ। नहीं, 5 घंटे काम करने का मतलब यहाँ पे है कि आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो। और पार्ट टाइम जॉब आपकी कंसिडर होती है 4 आवर्स अ डे एंड 20 आवर्स इन अ वीक। ठीक है, तो जो आपकी पार्ट टाइम जॉब होती है वो आपको अलाउड होती है 280 डेज के लिए, और आप जो फुल टाइम होती है अलाउ वो आपको होती है 140 डेज के लिए। फिर आपने लोकल लॉज को रिस्पेक्ट करना है। आपने जो है वो हर चीज का ख्याल रखना है कि हाँ यार मेरे साथ लोग जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर बात करने को अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता। ठीक है, और आपको बातें भी सुनने को मिल सकती हैं अगर आप बहुत देर तक कंटिन्यूअसली अपने फोन पे जो है वो लगे रहो कि जी मैं बात कर रहा हूँ, और ऊंची ऊंची आवाज में आप लगे हुए हो, तो आपको उस पे बातें भी सुनने को मिल सकती हैं। और यहाँ तक भी मैंने देखा होते हुए कि ड्राइवर जो है वो रोक कम्यूट रोक के आपको जो है वो उतरने का कहता है कि प्लीज आप उतर जाओ, अपनी बात कंप्लीट कर लो, अगली बस आएगी, अगली ट्रेन आएगी, उसमें बैठ के आ जाना। तो इन चीजों को आपको बहुत यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। फिर आप किसी के साथ बैठे हुए हो तो कोई अगर आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है, आपने उससे बात करने की ट्राई की है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि मेरे साथ बात करो। ठीक है, तो ये चीजें जो है बहुत होती हैं। फिर यहाँ पे एल्डरली लोग हैं, वो आपको देखते हैं, आप उन्हें देखते हो, तो उनकी रिएक्शंस बदलते हैं बिकॉज ऑब्वियसली फॉर देम वी आर फॉरेनर्स। तो वो चीजें जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। दे आर डिफरेंट, बट दे कैन बी कोप्ड अप विद। हम पाकिस्तान में आते नहीं होते रूल्स फॉलो करने के, लॉज फॉलो करने के, लेकिन यहाँ पे हम वो सब लॉज फॉलो कर रहे होते हैं। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट दैट वी स्टे लीगल एंड वी स्टे सेफ। Legality is very important in Germany, not just for now, but also after when you are processing your residency or your citizenship for Germany. So it's really important that you have stayed legal and you don't have a complaint against you, you don't have anything against you. So it's really good. उसके बाद फिर जो आपके इमरजेंसी नंबर्स हैं,
आपको आपके इमरजेंसी नंबर्स का पता होना चाहिए कि हाँ जी अगर मुझे कहीं पे पुलिस कॉल करनी पड़ जाए तो मैंने किस नंबर पे कॉल करना है, और अगर एम्बुलेंस कॉल करनी है तो किस नंबर पे कॉल करना है। ये चीजें बहुत जरूरी है। उसके बाद जो चीज जरूरी है वो है आपके फाइनेंसिस को मैनेज करना। यहाँ पे आप आए हो, आपका रेंट कितना है, आपके फूड पे कितने खर्चे हो रहे हैं, आपके ट्रांसपोर्ट पे कितने पैसे लग रहे हैं, आपके इंश्योरेंस पे कितने पैसे लग रहे हैं, ये सब आपको देखना पड़ता है। ठीक है, आपको हर चीज को एक बैलेंस्ड तरीके से आप लेके चलोगे तो फिर ये आपका फायदा होगा कि यार मैं जब रोज टेक आउट ना कर रहा हूँ, मैं रोज जो है वो खाना बाहर से ऑर्डर करूंगा तो मेरा कितना खर्चा होगा, और अगर मैं जो है वो खाना घर पकाऊंगा तो मेरा कितना खर्चा होगा। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट डिस्काउंट्स हैं। बहुत चीजों पे जो है वो स्टूडेंट डिस्काउंट्स आपको मिल जाते हैं कि जी यू आर अ स्टूडेंट तो यहाँ पे आपको ये डिस्काउंट है, यहाँ पे ये डिस्काउंट है। तो यहाँ तक भी है कि वंस आई वेंट टू बाय अ जैकेट ओवर हियर, और वो जैकेट नॉर्मली जो थी इट वाज समवेयर अराउंड 370 यूरोज और 380 यूरोज, और मुझे स्टूडेंट होने की वजह से वो जैकेट पड़ गई थी 250 यूरोज की। तो यहाँ पे डिस्काउंट्स, बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं आपको जस्ट फॉर बीइंग अ स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे जॉब्स, बहुत तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं। हीवी जॉब्स होती हैं आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ही, सपोर्ट की जॉब लग गई। उसके अलावा डिफरेंट कंपनीज हैं, वहां पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर देते हो, वो आपकी जो है वो अप्लाई हो जाती हैं। तो ये सब चीजें जो है ना वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं जर्मनी में आके रहने के लिए, कि जी ठीक है मेरा इतना बजट लगेगा, मेरा इतना खर्चा होगा, मैं इस चीज को ऐसे मैनेज करूंगा, मैं इस चीज को ऐसे मैनेज करूंगा। फिर जो है वो मुझे डिस्काउंट्स किस किस तरह से कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, मेरे सेमेस्टर टिकट्स जो है वो किस तरह से लेके चलूंगा मैं उसको। फिर आपकी टैक्स रेगुलेशन यहाँ बहुत हैं, तो आपको टैक्स जो है वो अपना फाइल करना होता है एवरी ईयर। तो वो कैसे फाइल करना है, उसको किस तरीके से फाइल करना है, तो ये सब चीजें जो है ना यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। और उसके बाद एकेडमिक सक्सेस की अगर हम बात करते हैं जर्मनी के अंदर, तो बहुत अच्छा क्लासरूम कल्चर है जर्मनी का। आप गए हो, आप बैठे हो, यहाँ पे आपको वो सब चीजें देखने को नहीं मिलती, बुलिंग नहीं देखने को मिलती यहाँ पे आपको। बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है। टीचर्स जो है वो, कई टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे टीचर्स हैं। आप उनसे जो है वो सवाल पूछो, बार बार पूछो, वो आपको बार बार चीजें बताते हैं, बार बार चीजें एक्सप्लेन करते हैं। तो बहुत अच्छा क्लासरूम कल्चर है। ग्रेडिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है, और एक्सेस टू प्रोफेसर्स आपका जो है वो 24/7 होता है किस्म का। आप किसी प्रोफेसर को ईमेल करते हो, विद इन अ डे आपको जो है उस ईमेल का रिप्लाई आ जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी लाइब्रेरीज बनी हुई हैं स्प्रेड ऑल अराउंड द सिटीज, जहाँ पे आप जाके अपना पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो, कई चीजें आपको वहां से अवेलेबल हो जाएंगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी करने हैं या प्रिंट आउट्स निकालने हैं, तो वो आप देखो, आप जो है वो बाहर से करवाओगे कहीं से तो वो आपको अराउंड 50% जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं बाहर से। लेकिन वही अगर आप यूनिवर्सिटी से करवा रहे हो तो वो सस्ते में हो जाता है काम आपका। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। फिर लैंग्वेज बैरियर के साथ कोप करने के लिए यूनिवर्सिटी भी जो है वो आपको कोर्सेज ऑफर कर रही होती है कि लैंग्वेज कोर्सेज कर लो आप, और स्कूल से जो है वो आप फिर अपनी लैंग्वेज सीख सको। ओके, उसके बाद एक सपोर्ट नेटवर्क बहुत जरूरी है कि आप एसोसिएशंस का हिस्सा हो। इतना हिस्सा हो कि आपको कहीं पे हेल्प की जरूरत हो तो आपको कोई ना कोई हेल्प करने के लिए मिल जाए। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको जो है वो देयर इज समवन देयर टू हेल्प यू आउट ऑफ इट, समवन टू गाइड यू थ्रू इट। ठीक है, तो एक अच्छी चीज है अगर आप यहाँ पे आते हो, स्टूडेंट एसोसिएशन के हिस्सा बनते हो, लोगों से मिलते हो, अपने लोगों से मिलते हो, और उनसे जो है वो फिर उनके साथ जो है वो आगे आप सब कुछ लेके चलते हो, बिकॉज कई इस तरह की चीजें होती हैं जो आपको नहीं पता होती। तो वो कोई ना कोई दोस्त यार आपको बताया था कि हाँ यार ये चीज है, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इट्स अ रियली गुड थिंग। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है वगैरह है यहाँ पे। आप वहाँ जाओ तो वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लोग मिल जाते हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए यहाँ बहुत सी चीजें हैं आपके लिए। फिर यूनिवर्सिटी के अपने बड़ी प्रोग्राम्स भी होते हैं जो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि हाँ यार आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन हम किस तरह से निकाल के दे सकते हैं आपको। तो यूनिवर्सिटी उसको अपना हेल्प समझ के आपके
आपकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है। ठीक है, फिर कैरियर प्लानिंग यहाँ बहुत जरूरी है। आप आए हो तो आपने इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स टाइम से देखना स्टार्ट किए, टाइम से अप्लाई करना स्टार्ट किए। डिफरेंट किस्म की जॉब साइट्स हैं यहाँ पे जिनको आप यूज करते हो, और उनको यूज करके आप अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो और देखते हो, फिर जॉब फेयर पे जाते हो, वहां जाके नेटवर्किंग की कोशिश करते हो। अगर आपको कोई बंदा जॉब नहीं भी दे रहा तो यू ट्राई कि हाँ ठीक है यार, मुझे इसका बिजनेस कार्ड मिल जाए ताकि मैं इससे आगे अगर कोई जॉब यहाँ पे अवेलेबल हो तो फिर मैं जो है वो उस पर अप्लाई कर दूं। उसके बाद जो है वो आपका आ जाता है वर्क परमिट और ब्लू कार्ड। वर्क परमिट आपका जो है वो आफ्टर यू कंप्लीट योर डिग्री हियर, वो आपका 18 मंथ का वर्क परमिट होता है, जिसके अंदर आपने जो है प्रॉपर जॉब ढूंढनी होती है। एंड वंस यू गेट द जॉब, फिर आपका जो वीजा होता है वो कम्प्लीटली जॉब वीजा बन जाता है। जॉब सीकर वीजा से आप एक जॉब वीजा पे ट्रांसफर हो जाते हैं, और फिर आप जो है वो यहाँ पे एज अ जर्मन रेजिडेंट, प्रॉपर जर्मन रेजिडेंट आपका यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाता है, तो प्रोसेस यहाँ स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, अब हम ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम बाहर निकल रहे होते हैं घर से, तो हम बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं बाहर आके, तो वो हमें जो है वो नहीं करनी। लाइक अगर हमारा लास्ट मिनट वीजा भी आया है, तो मैंने कई लोग देखे हैं लास्ट मिनट वीजा आता है, कहते हैं ठीक है यार छोड़ो, अब नहीं जा रहे, अब नहीं जा सकते, टिकट बहुत महंगी है, ये वो। आपकी तो आवाज ठीक नहीं आ रही। अपॉर्चुनिटी मिस तो अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपने मिस नहीं करनी। अगर आपका लास्ट मिनट वीजा भी आया है तो आपने अपॉर्चुनिटीज को उसी तरह से लेके चलना है कि हाँ यार, इट्स एन अपॉर्चुनिटी एंड आई एम नॉट लीविंग इट बिहाइंड एंड आई एम गोइंग देयर। उसके बाद यहाँ आके एड्रेसेस अपने रजिस्टर नहीं करते, अपनी इंश्योरेंस रजिस्टर नहीं करते, फिर लेटर इन द डे समवेयर आपको हेल्थ का कोई ऐसा मसला हो जाता है और आपकी फिर हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं होती, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स बनते हैं। उसके बाद कई लोग इस तरह के हैं जो यहाँ पे आके इलीगल काम कर रहे होते हैं विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट अबाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो लोग उनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं और एट द एंड ऑफ द मंथ उन्हें पैसे भी नहीं देते। तो ये भी इट्स अ मिस्टेक दैट वी शुड नॉट डू एज स्टूडेंट्स हियर। Try to stay lawful, try to take contracts, try to make, it's fine if you make less money but make it lawful। इलीगल कमाने का आपको कोई फायदा नहीं है, उसका सिर्फ आपको नुकसान होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ईमेल्स नहीं देखते, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो कई ऑफर्स आई हुई होती हैं, जॉब ऑफर्स आई हैं, कहीं कोई कैरियर फेयर लगा हुआ है उसकी ऑफर आई हुई है, तो उन सब चीजों को जो है ना वो मिस आउट कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जर्मन नहीं सीखते। कहते हैं ठीक है टाइम आएगा तब सीख लेंगे, टाइम आएगा तब सीख लेंगे, टाइम आएगा तब सीख लेंगे। टाइम यही है आपके पास जिसमें आपने जर्मन सीखनी है while you're doing your masters, because after that when you are in your professional life, in your complete professional life, वहां पे they expect you to know at least this German, that you're able to communicate with people। okay, they don't ask you for a lot but you should at least know B1 कि हाँ यार आप उनसे communicate कर सको। तो ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिनको हमें अवॉइड करने की जरूरत है। ठीक है, अब अगर एक हम समराइज कर लें, हमारी प्रेजेंटेशन बस एंड की तरफ है। अगर हम समराइज कर लें इन चीज़ों को, तो बिफोर वीज़ा आपके एडमिशन प्रोसीजर्स, आपका ब्लॉक्ड अकाउंट, आपकी इंश्योरेंसेज ये कंप्लीट होनी चाहिए, और ट्रैवल से पहले आपकी अकोमोडेशन, डॉक्यूमेंट्स, हेल्थ चेक, ये सब कुछ फाइनलाइज होना चाहिए। और अराइवल के बाद आपका एनुअल डंक, बैंक और रेजिडेंस परमिट जो है वो आपका तैयार होना चाहिए आपके पास। तो ये आपकी कुछ यूजफुल रिसोर्सेज हैं जिनको आप यूज करके एडमिशन वगैरह सिक्योर कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो आगे चल सकते, आपके जो है वो सारे प्रोसेस होते हैं स्टेप बाय स्टेप। बट अगेन ऑब्वियसली अगर हम कर रहे होंगे तो फिर जो है वो आपको ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ जिस तरह से हम गाइड कर रहे होंगे आपने उन चीजों को लेके जो है वो फिर आपने चलना होगा। And that's it from my side. If you guys have any questions, I'm open to it, and now is the time. Thank you so much for the fruitful presentation. आई थिंक सो बहुत सारे क्वेश्चंस सबके क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन रेज करें ताकि हम उसके आंसर्स ले सकें। मीनवाइल हम कुछ जनरल, कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो लोगों के होते हैं मैं वो कर लेता हूँ। जी, सर, मैट्रिक के बाद बच्चे के पास कोई अपॉर्चुनिटी है जर्मनी आने की? मैट्रिक के बाद भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज आपके पास किस तरीके से हैं कि आप मैट्रिक के बाद आप जो है वो अपना A2 करो, A2 जर्मन करो,
और A2 जर्मन करने के बाद आप यहाँ पे जो है वो आउसबिल्डिंग में अप्लाई करो। आउसबिल्डिंग क्या होता है, जिस तरह हमारे वहाँ पे डिप्लोमा होता है उस तरह यहाँ पे आउसबिल्डिंग होता है। तो आप हाउस बिल्डिंग के अंदर अप्लाई करते हो और उसके बाद आपके हाउस बिल्डिंग के अंदर जो एडमिशन सिक्योर होते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हो। बट मैं पर्सनली ये चीज रेकमेंड कभी भी नहीं करता कि एक बच्चा जो है वो मैट्रिक के बाद जर्मनी मूव करने का सोचे, बिकॉज जर्मनी इज अ वेरी सेक्युलर नेशन। और हम लोगों की जो अपब्रिंगिंग होती है फ्रॉम द स्टार्ट, हम लोग उस तरीके से यहाँ पे आके एडजस्ट नहीं कर सकते आफ्टर मैट्रिक और इवन आफ्टर इंटर। मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स बैचलर्स के लिए हैं, बट अपॉर्चुनिटीज हैं, ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आप आए, आप मूव इन करें, आप जो है वो यहाँ पे आके स्टडी अपनी स्टार्ट करें। इफ यू थिंक दैट यू आर मेंटली capable of living alone and keeping yourself up when everything around you starts getting heavy, तो आप आए यहाँ मूव करें। अपॉर्चुनिटीज आपके पास बिल्कुल है, मैट्रिक के बाद भी हैं, बैचलर्स के बाद भी हैं, और बैचलर्स की भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। तो यस, देयर आर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। ओके। तो मास्टर्स में हमारे पास कि कौन कौन सी ऑप्शंस निकल सकती हैं? एक फुल्ली फंडेड होती है, एक गवर्नमेंट फंडेड मतलब विदाउट फीस है, और एक प्राइवेट फंडेड है। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, और इन तीनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, और तीनों में से अच्छे तरह से कौन सी ज्यादा बेटर वे में अचीव की जा सकती है? ओके, अब जो ये तीन चीजें हुई ना आपकी, एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप जिसपे आप यहाँ आते हो, दूसरी चीज आपकी जिसपे आप सेल्फ पे आ रहे हो जो ब्लॉक्ड अकाउंट वाला मेथड है, और तीसरी चीज आपकी होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब स्टार्ट करते हैं हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ, बिकॉज दैट्स द लीस्ट वायबल ऑप्शन फॉर एनीवन हु इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। एक तो ये है कि फीसिस काफी हैं, और जब आप एट द एंड देखते हो तो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट भी साथ लेके आना है, और आपको वो 6 सेमेस्टर्स की फीस भी वहां से पे करके फिर यहाँ मूव करना है, और यहाँ आके उन 6 सेमेस्टर की फीस भी आपने यहाँ से कमानी है, और आगे फिर आपने सेमेस्टर की फीस देनी है। तो दैट इज डिफिकल्ट टास्क फॉर अस। लेकिन जो बाकी दो ऑप्शंस हैं वो दोनों ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। जो आपका ब्लॉक्ड अकाउंट वाला ऑप्शन है वो बहुत अच्छा है कि आप यहाँ आ जाते हो, ब्लॉक्ड अकाउंट पे आप आते हो और आके आप यहाँ पे अपना एडमिशन सिक्योर कर लेते हो, और फिर अब यहाँ पे आके अपना लिविंग एक्सपेंसेस अपने स्टार्ट कर लेते हो आप, और ये जो स्टार्टेड। और मैंने कई इस तरह के लोग देखे हैं जो ब्लॉक्ड अकाउंट उधार लेके आए थे और यहाँ आके उन्होंने काम करके वो ब्लॉक्ड अकाउंट पूरे का पूरा वापस भी किया है। तो दैट्स अ रियली गुड ऑप्शन। और उसके बाद जब हम फुली फंडेड में जाते हैं, फुली फंडेड का डिसएडवांटेज ये है कि एक तो आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, क्योंकि दाद जो है वो बहुत कम स्कॉलरशिप्स देता है और बहुत कम डिग्रीज को स्कॉलरशिप्स देता है। फिर आप वो स्कॉलरशिप्स लेते हैं और उन स्कॉलरशिप्स को आप फॉलो अप करते हैं और यहाँ पे आप एडमिशन सिक्योर करते हैं। और यहाँ पे एडमिशन सिक्योर करने के बाद सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको अपनी क्लासेस के अंदर जो है वो आपकी अटेंडेंस रेगुलर होनी चाहिए है, आपके क्रेडिट्स रेगुलरली सब क्लियर हो रहे होने चाहिए। उसके बाद 2 साल के बाद आपको जॉब सीकर वीजा मिलता है या नहीं मिलता, ये स्कॉलरशिप की ऊपर बेस करता है कि स्टार्ट पे आपको नहीं बताते। एट द एंड वो देखते हैं कि जी ठीक है, हमने इस चीज के लिए इस बंदे को पढ़ाया, इस चीज के लिए इस बंदे को हमने एजुकेट किया, तो अब हम जो है वो इसको आगे रखना चाहते हैं अपने साथ या नहीं रखना चाहते। तो इस वजह से scholarships और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बोथ दे आर नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। फॉर मी द बेस्ट ऑप्शन इज कि आप ब्लॉक्ड अकाउंट पे यहाँ आओ और यहाँ आके सुकून से अपनी डिग्री शिग्री जो है आप लेके चलो। तो या दिस इज ऑल देयर इज। परफेक्ट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की आपने बात की कि ऑब्वियसली आइल्स अगर नहीं है, आइल्स टोफल, तो आप जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे भी आ सकते हैं, बट ऑब्वियसली बिल्कुल, ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रह जाएंगी। तो बिल्कुल ऐसे ही है। अगर 100% में से हम इसको स्कोर करें, तो कितने परसेंट हम्म, स्कोर करेंगे कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के पास आपके पास चांसेस होंगे? 20%। गॉट ट्वेंटी इट। परसेंट आपके पास 20% आपके पास चांसेस होंगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर आने के। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जर्मन वैसे भी आपसे कहती है कि यार आइल्स 6 क्या हो, हमें आइल्स में आपका 6 ग्रेड चाहिए है इफ यू वांट टू ट्रेवल टू जर्मनी। तो कई केसेस होते हैं जिसके अंदर एम्बेसी जो है वो आपको कहती है ठीक है जी, आपकी यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि नहीं हमें नहीं चाहिए, तो हम ठीक है, हमें भी नहीं चाहिए, हमें भी कोई मसला नहीं है। लेकिन कई केसेस होते हैं उसमें वो कहते हैं नहीं जी हमें तो चाहिए, आप लेके आए, सिक्स सिक्स आइल्स आपके पास होना चाहिए। तो इस वजह से IELTS इज अ बेटर वे टू गो rather देन
leaving all your dependency on English proficiency certificates. इन केस स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया आइल्स बेस पे, हम्म और हम्म इन द ड्यूरेशन जब वो वीजा फाइल सबमिट करने जा रहा है उसका आइल्स एक्सपायर हो चुका है, इन दिस केस वो क्या ठीक है, करेगा? आइल्स दोबारा देना पड़ेगा। मतलब आपके आइल्स पास एक सबमिट ही वायबल, करना है? हाँ जी, आइल्स आपको सबमिट करना है और विद इन द एक्सपायरेशन डेट आपके पास आइल्स अवेलेबल होना चाहिए है, तो आपको आइल्स दोबारा देना पड़ता है। ओके, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी उस बेस पे नहीं चल सकती? नहीं चलती होती, क्योंकि एम्बेसी फिर आपका रिजेक्ट कर देती है कि नहीं आपके पास जो है वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स आप पूरी नहीं कर रहे, इस वजह से फिर आपका जो है वो एम्बेसी रिजेक्ट कर देती है। गॉट इट। डिपेंडेंट्स आर जी, अलाउड इन जर्मनी? dependents are allowed. There are certain cases in which dependents are allowed. अब अगर मैं आपको दो केसेस बताऊं, मेरे दो जानने वाले हैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और वो यहाँ पे अपने मिसेस को साथ लेके आए हैं, ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट, तो इट इज पॉसिबल, but obviously you need to come over here, you need to live here for like 6 months or something, and only then you can do it, because one of the restrictions in this case is that they ask you for an Anmeldung certificate, that's a city registration certificate where you are living of that place for the previous 6 months. तो अगर आपके पास वो अवेलेबिलिटी हो, वो चीज आप चेकड हो, तो फिर वो आपको डिपेंडेंट्स लाने की यहाँ पे इजाजत होती है while you are fulfilling obviously all the other documents. तो क्या उसमें जॉब भी आपको शो करवानी पड़ती है? क्योंकि जिस तरह फ्रांस में देखें और या इटली में देखें, तो आपको डिपेंडेंट्स को लाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक रिक्वायरमेंट है इटली के लिए कि आप एटलीस्ट 2 साल यहाँ पे रहे हो, उसके बाद आप अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकते हो। सेम Okay. फॉर फ्रांस 18 मंथ्स। और हम्म उसके बाद आपको कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई एक सॉलिड सैलरी पर मंथ शो करवानी हम्म पड़ती है। रेजिडेंस जिस तरह आपने बता दिया एनमल्डम चाहिए, तो हम्म क्या वहां पे भी ऐसा है कि स्टूडेंट सैलरी वगैरह शो करवाए या ऐसा कुछ, जो स्टूडेंट कि नहीं यहाँ करवा पे आप सकता? सैलरी अगर आप यहाँ शो नहीं भी करवा सकते, तो यहाँ पे आप अपने डिपेंडेंट का ब्लॉक्ड अकाउंट शो करवा देते हो कि 1 साल का ब्लॉक्ड अकाउंट हम लेके आ रहे हैं और हम जो है वो यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस बेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे वो वाला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आपके पास अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ पे आप ब्लॉक्ड अकाउंट शो करवा सकते हो, दैट्स अ मच बेटर ऑप्शन व्हेन यू सी इट इन द लॉन्ग टर्म। तो दैट्स व्हाई इट्स मच बेटर कि आप यहाँ पे अपने डिपेंडेंट्स को जब लेके आ रहे हो तो आपके पास ब्लॉक्ड अकाउंट अवेलेबल है, वो आपको चाहिए होता है, यहाँ पे मेन चीज ब्लॉक्ड अकाउंट है। परफेक्ट। और एक बच्चा जिसने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है डे फर्स्ट से एट द एंड ऑफ द डे, हम्म डे लास्ट, हम्म जिसको भी अपना पासपोर्ट कलेक्शन कहेंगे, कितना टाइम हम्म चाहिए बच्चे को इन द मीन टाइम? 5 मंथ्स। फाइव 5 मंथ्स। मंथ्स टाइम सो आपको चाहिए होता है, जिसमें आपका सारा एडमिशन प्रोसीजर होता है, उसके अंदर आपकी जो है वो अपॉइंटमेंट्स होती हैं और आपको आपका पासपोर्ट मिलता है टिल द एंड। तो आपको अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स चाहिए। ओके, व्हाट अबाउट पीएचडीज? अच्छा, एक पीएचडी में यहाँ पे एडमिशन सिक्योर करना मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटीज आपको रिसर्च करवा रही होती हैं, दे प्रिफर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर ओन यूनिवर्सिटीज। लाइक मेरी यूनिवर्सिटी एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, और अगर हम रिसर्च यूनिवर्सिटी को देखें तो दे वुड ऑब्वियसली प्रिफर कि यार वो स्टूडेंट जो पहले से हमारी पढ़ाई के तरीके को जानता है, जिसे पता है कि हाँ इस तरह से पढ़ाया जाता है, इस तरह से सीखा जाता है, तो हम उसको प्रेफर करेंगे। And coming up with a new idea and everything for your PhD proposal, it's very hectic. तो I would recommend कि अगर किसी बंदे ने यहाँ पे PhD के लिए भी आना है, वो PhD के लिए ना आए, एक सेकंड मास्टर्स के लिए आ जाए, सेकंड मास्टर्स करे, और उसके बाद यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप जो है वो एजुकेशन की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो फिर आप जो है वो यहाँ पे अपनी PhD कंटिन्यू कर लें। लेकिन अगर आपको ये है कि आपने जॉब करनी है आगे, तो फिर PhD इज नॉट अ गुड ऑप्शन। फिर आप, क्योंकि आफ्टर you have a doctor in front of your name, your value decreases in the job market. It's good for the academic market, but in the job market it falls down pretty bad. तो इसलिए बेहतर ये है कि आप वहां से मास्टर्स पे ही आए, और मास्टर्स पे आके चाहे एक सेकंड मास्टर्स ही क्यों ना हो, आप सेकंड मास्टर्स पे आए,
और आप अपना एडमिशन सिक्योर करें और फिर आप पीएचडी यहाँ आके यहाँ से कंटिन्यू करें पीएचडी के लिए। गॉट इट। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, बीएस में उनकी 3.49 सीजीपीए है, एमफिल में 3.26 है फ्रॉम एग्रीकल्चर फैसलाबाद, ठीक है। वन पेपर पब्लिश्ड in Y category, 3 years gap, ओके but connected with study as a visiting lecturer in GC University Lahore from ठीक last है। 3 years. So ओके इनके लिए क्या ऑप्शंस बन सकती हैं? BS in what? BS का इन्होंने लिखा नहीं है। बीएस। अच्छा, आप BS उनसे या पूछ MPhil, रहे हैं कि बीएस किस चीज में है? जी बिल्कुल बिल्कुल। इनके बारे में जरा बताइएगा। अच्छा जी। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी। बीएससी इन सोशियोलॉजी, ठीक है। अब सोशियोलॉजी का ये है कि वो यहाँ पे मास्टर्स, मैं यही रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे एक सेकंड मास्टर्स के लिए आए। और मास्टर्स आपका हो सकता है सोशल साइंसेज में, आपका मास्टर्स हो सकता है, आपका सोशियोलॉजी में ही मास्टर्स हो सकता है। उसके बाद जो है वो आपका मास्टर्स यहाँ पे हो सकता है सोशल लाइफ की बहुत सी डिग्रीज होती हैं यहाँ पे, उसके अंदर आपका जो है वो मास्टर्स हो सकता है। तो इट इज गुड के यू हैव अ मास्टर्स एंड एमफिल डिग्री विद यू, ठीक है। एंड यू आल्सो यू डोंट हैव अ गैप इन एजुकेशन बिकॉज यू आर करंटली वर्किंग एज अ विजिटिंग लेक्चरर, so you have a job during that time, so it's not a problem, you don't have that gap। तो बेहतर यही है कि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें और फिर आप यहाँ पे मूव करें। और सोशल इन रिलेटेड आपको यहाँ बहुत फील्ड्स मिल जाती हैं एडमिशंस के लिए। इन दिस केस जो इन्होंने मास्टर्स किया है, तो अगर वो शो करवाते हैं हम्म। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी या एम्बेसी को इशू क्रिएट कर सकती है? अगर हाँ, तो क्या सिनेरियोज होंगे? अगर नहीं, तो क्या सिनेरियोज होंगे? अगर हाँ कि कर नहीं सकती है, तो हमें मास्टर्स को जो है वो छोड़ना होगा, फिर बीएस को हम शो करवाएंगे। इन दिस केस हमें उस गैप को भी जस्टिफाई ही करना होगा। नहीं, जर्मनी कोई भी इशू नहीं, एम्बेसी कोई भी इशू नहीं बनाती है। एम्बेसी सिर्फ आपसे ये चीज पूछती है कि आप सेकंड मास्टर्स क्यों करना चाहते हैं। तो आपके पास एक बहुत अच्छा इसका जवाब आपके पास एक ये बन जाता है जो आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन के अंदर आता है कि जी मैं सेकंड मास्टर्स इस वजह से करना चाहता हूँ कि आई फील लाइक आई वाज नॉट incorporated with the knowledge that I needed for this master's. And when I have gone through the course contents of the degree that the German university is offering, it's much better than the degree I already have. So I would like to study more and I would like to study in a deeper knowledge contextualizing everything. तो ये चीज एक बहुत सफिशिएंट और एक बहुत सेटिस्फाइंग आंसर होता है फॉर द जर्मन एम्बेसी फॉर डूइंग द सेकंड मास्टर्स। परफेक्ट। जी। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, नॉट बीइंग स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट्स नॉट अलाउड। अब इनके क्वेश्चन में क्लियरेंस ये नहीं आई कि ऑब्वियसली अगर नॉट बीइंग अ स्टूडेंट तो फिर तो कोई और भी इनके पास लीगल स्टेटस होगा सिवाय टूरिस्ट के। बिल्कुल, अगर आपके पास जो है वो, चले मैं उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका स्टूडेंट स्टेटस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आप जॉब सीकर वीजा पे हैं, या फिर आप जो है वो यहाँ पे रेजिडेंसी के वीजा पे आ चुके हैं कि यू आर वर्किंग ऑलरेडी इन अ पर्टिकुलर डोमेन इन अ पर्टिकुलर चेन, और फिर आप आगे अपना डिपेंडेंट लेके आना चाहते हैं, बिल्कुल लेके आ सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये इश्यूज नहीं होते। इश्यूज सिर्फ यहाँ तब होते हैं जब यू आर स्टूडेंट आफ्टर when you move here on an opportunity card or when you are moving here for working, तो फिर कोई मसला नहीं होता इस तरह का, आप अपने डिपेंडेंट्स को लेके आ सकते हैं। और रिमेंबर दिस कि आपके डिपेंडेंट आपकी फैमिली आती है, आपकी फैमिली में आप हैं, आपकी मिसेज होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके पेरेंट्स आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं होते यहाँ पे। गॉट इट। व्हाट अबाउट बीए प्लस एमएससी, 2+2? बी ए प्लस एमएससी। अच्छा, अब 2+2 का जो चक्कर है, 2+2 का सीन ये होता है कि आपके कोर्सेज कंप्लीट नहीं होते। क्योंकि बीएससी जो यहाँ पे कंसिडर होती है वो 16 इयर्स एजुकेशन कंसिडर होती है। तो अगर आप बीए प्लस एमएससी में होते हैं और फिर आप जो है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी को ये चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि जी मैंने बीए प्लस एमएससी किया है तो मेरे कोर्स कंटेंट्स किस तरह से कंप्लीट हैं। बिकॉज यहाँ पे कई यूनिवर्सिटीज हैं वो कहती हैं जी आपके इतने क्रेडिट्स की डिग्री होनी चाहिए है,
लाइक मेरी एफएयू यूनिवर्सिटी थी है, तो मेरी एफएयू यूनिवर्सिटी ने मुझे ये कहा था कि आपकी जो डिग्री होनी चाहिए है, इट शुड बी अराउंड इट शुड बी मोर देन 124 क्रेडिट्स। तो अगर आपके वो 124 क्रेडिट्स पूरे हुए हुए हैं या आपके 124 क्रेडिट्स से ज्यादा क्रेडिट्स बनते हैं, तो फिर आप यहाँ पे एडमिशंस ले सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। बिल्कुल, आई थिंक ये वो स्टूडेंट हैं, बीए ऑब्वियसली एक आर्ट्स का फील्ड है, और एमएससी इन्होंने अप्लाइड साइकोलॉजी में किया है, तो इनके किसी भी तरह से जो है वो क्रेडिट्स पूरे नहीं हो पा रहे। तो हाँ लास्ट टाइम जी। इन्होंने अप्लाई किया था जर्मनी में, और इनको रिजेक्शन की हर यूनिवर्सिटी से यही रीजन आई थे कि आपके क्रेडिट्स नहीं है हाँ जी बिल्कुल। पूरे। तो बिल्कुल। इस सिचुएशन में ये क्या कर सकते हैं? इस सिचुएशन में आपके पास एक सोल्यूशन तो ये होता है कि आप जो है वो 2 इयर्स की डिग्री और कर लें, टू बी ऑनेस्ट। लाइक बीए के अलावा आप जो है वो कंटिन्यूएशन करें अपनी डिग्री की, और आप जो है वो 2 इयर्स की डिग्री और करके आप अपना बीएससी कंप्लीट करके आप अपने क्रेडिट पूरे करें। और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वाइल यू आर इन योर यूनिवर्सिटी, तब ये हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा क्रेडिट्स उठा लें और अपनी आप क्रेडिट आवर्स पूरे कर लें। लेकिन आफ्टर यू आर डन विद योर यूनिवर्सिटी, फिर यही चीज है कि आप दोबारा से एडमिशन्स लें और दोबारा से एडमिशन्स लेके आप दोबारा से अपनी डिग्री कंप्लीट करें। उसमें ये भी हो जाता है, कई यूनिवर्सिटीज आपको पाकिस्तान में भी ये चीज ऑफर कर देते हैं कि हाँ यार ठीक है, अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, अब 1 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट कर लें। आपने क्रेडिट्स पूरे करने हैं तो 1 साल के अंदर अपनी डिग्री भी जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। आप कई लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने जो है वो कायदे आजम से, उसके अलावा कायदे आजम के अलावा आईएसटी से उन्होंने इस तरह से डिग्रीज की हैं कि दे जस्ट डिड अ 1 ईयर डिग्री, और फिर जो है वो उन्होंने आगे अपना एडमिशन जो है वो अब्रॉड में सिक्योर किए, जस्ट टू फिनिश योर क्रेडिट्स। तो यूनिवर्सिटीज के साथ इसमें आपको जो है वो जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी से जाके डिस्कस करना पड़ेगा ये, और यूनिवर्सिटी से ये चीजें क्लियर करनी पड़ेगी कि जी मैंने डिग्री करनी है और मैंने किस तरह से और कब तक मैंने अपनी डिग्री मैं मुकम्मल कर सकता हूँ इस सिलसिले में। तो ये चीज है। क्या ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वो इसमें इशू क्रिएट नहीं करेंगे? नहीं, कोई इशू क्रिएट नहीं होता। परफेक्ट। ओके। डिपेंडेंट इफ नॉट स्टूडेंट, ओके। Mrs. should have education if yes, minimum do we need? डिपेंडेंट्स का पूछ रहे हैं जी। मिसेज शुड हैव एजुकेशन इफ यस, मिनिमम व्हाट वी नीड? ओके। मिसेज को यहाँ लेके आने के लिए उन्हें सिर्फ जर्मन चाहिए, कि उन्हें A1 जर्मन आती है। ए वन जर्मन का कोर्स कर लें, गोइथ करवाती है, कराची की बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है गोइथ इंस्टीट्यूट, वो आपको जर्मन के कोर्सेज करवा रहा होता है। वहां से जर्मन का कोर्स करें, आप A1 का टेस्ट दें और आप A1 के टेस्ट के ऊपर लेके आ जाएं। उसके अलावा कोई एजुकेशन नहीं चाहिए है स्पाउस को यहाँ लेके आने के लिए। इट डजेंट मैटर आपका स्पाउस जो है वो कम्प्लीटली सिर्फ मैट्रिक पास है, या आपका स्पाउस जो है वो PhD होल्डर है, until and unless they have a German certificate that they know how to speak German A1 language, they are allowed here. कह रहे कितनी स्पाउस एजुकेशन जरूरी है? एजुकेशन जरूरी एजुकेशन। नहीं है यहाँ पे। डिपेंडेंट के लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है। सिर्फ आपको जर्मन वीजा होना चाहिए आपके पास, के आपके पास जर्मन लैंग्वेज होनी चाहिए कि जी इसे A1 जर्मन आती है। दैट्स व्हाट मैटर्स एट द एंड, दैट्स इट, नथिंग एल्स। गुड। व्हाट अबाउट केमिकल इंजीनियरिंग? व्हाट अबाउट इट? इनका एडमिशन हो सकता है या हो सकता कैसी है। फील्ड है? और बिल्कुल केमिकल ठीक है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो एडमिशन्स होते हैं वो एनवायरमेंटल की फील्ड्स के अंदर एडमिशन्स हो जाते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज दे हैव लाइक देयर गोल्स सेट फॉर 2034, जिसके अंदर उन्होंने अपने सस्टेनेबल गोल्स वगैरह अचीव करने हैं। तो केमिकल इंजीनियर्स की ना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जरूरत होती है। अब डिग्रीज से के गो थ्रू करना पड़ेगा हमें एक एक करके, कौन सी डिग्री है, किस तरह से किस डिग्री को जो है वो हम किस तरह से लेके चल सकते हैं। बट देयर आर लॉट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स हु आर सिटिंग हियर एंड हु आर वर्किंग रियली वेल। तो फ्यूचर तो बहुत अच्छा है केमिकल इंजीनियर्स का भी यहाँ पे। डन। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जैसा कि आपने बताया कि ब्लॉक अकाउंट जरूरी है, और वो अराउंड 12,000 यूरोज है। हम्म। 1 साल के लिए आपने लेके आना, वो ऑलमोस्ट इस टाइम पे 39,97,000 बन रहा है, मतलब हम्म। 40 लाख रुपया बन गया, 4 मिलियन। बिल्कुल। तो इसके अलावा पब्लिक हम्म। इंस्टीट्यूट में जो बच्चा अप्लाई कर रहा है उसका कितना टोटल एक्सपेंस आ जाता है? ओके।
इसके ब्लॉक्ड अकाउंट के अलावा जब आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हो तो एक तो आपकी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन आती है विच इज ऑब्वियसली आफ्टर द एडमिशन। उसके अलावा आपने जो है वो जो व्हाइल अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी सम यूनिवर्सिटीज आल्सो हैव एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस। तो अगर आप वहां से अप्लाई कर रहे हो या फिर आप जो है वो अप्लाई कर रहे हो वाया यूनिअसिस्ट तो उसकी भी आपको जो है एप्लीकेशन फीस देनी पड़ती है। तो वो एप्लीकेशन फीसेस भी अगर आप डाल लें टोटल तो आपकी जो एप्लीकेशन फीसेस होती हैं वो कोई तीन तीन एक लाख रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस लग जाती हैं। और फिर टिकट्स वगैरह डाल के यानी आप ये देख लेंगे एक्सेप्ट फॉर द ब्लॉक्ड अकाउंट इफ यू आर कमिंग हियर ऑन अ पब्लिक यूनिवर्सिटी एडमिशन आपको तकरीबन 10 लाख रुपए और चाहिए, 10 से 12 लाख रुपए और चाहिए। And this is just for the admission process, including your tickets, including your air tickets, and not including the shopping that you do. I'm not including that क्योंकि वो हर बंदे का अपना होता है कि हाँ जी मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं इस तरह की चीज़ पसंद करता हूँ, मैं इस तरह की चीज़ पसंद नहीं करता। तो इसके अलावा आपका तकरीबन तकरीबन 10 10 एक लाख रुपए का खर्चा है जिसमें परफेक्ट। आपका आइल्स तो भी आ जाता है, आपकी वीजा प्रोसेसिंग फीस भी आ जाती है, आपकी जो है वो पासपोर्ट प्रोसेसिंग फीस भी आ जाती है और वो सब कुछ आ जाता है। टोटल कॉस्ट फॉर एडमिशन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेट जो है वो अगर मैं आपको एक मिनिमम फिगर देना चाहूँ तो वो क्रिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अपनी फीस है। तो जब हम देखते हैं तो 12,000 यूरोस तो आपके ये हो गए जो आपने अपने साथ ब्लॉक्ड अकाउंट के लेके आने हैं। इसके अलावा वट एवर दैट फीस इज अराउंड 16,000 6,000 7,000 यूरोज अगर वो फीस है एक सेमेस्टर की या पर एनएम की तो लाइक 19,000 यूरोज हो जाते हैं। और उसको अगर हम जो है वो उसमें अगर आप 5 से 1 लाख रुपए और अपना ऐड कर लें बाकी हर चीज का तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 85 to 90 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली। परफेक्ट। हमारे पास इस टाइम एक ऑन बोर्ड है इंस्टीट्यूट बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इनोवेशन। ये बर्लिन बेस्ड है और इसकी जो है वो 6 कैंपसेज हैं, 2 जर्मनी में हैं, 2 स्पेन में हैं, एक फ्रांस में है और एक ग्रीस में है। यहाँ पे हमारे पास अगर मैं बर्लिन की बात करूँ और बर्लिन में अगर आप अंडर ग्रेड प्रोग्राम की बात करें तो वो 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री, ये 29,775 यूरोज इसकी फुल प्रोग्राम की फीस है। और अगर हम मास्टर्स प्रोग्राम की बात करें तो मास्टर्स प्रोग्राम में आपके पास 13,920 फीस है। ठीक है। ठीक है, यानी कि 30,000 अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड की 14,000। अगर मैं हैम्बर्ग की बात करूं तो हैम्बर्ग भी बहुत पॉपुलेटेड सिटी है। यहाँ पे अंडर ग्रेड की फीस जो है वो 33,000 यूरो है और पोस्ट ग्रेड की फी 14,000 यूरो है। जी, आप ये पर सेमेस्टर बात कर रहे हैं पर एनम बात कर रहे हैं? ये फुल प्रोग्राम की फी बता रहा हूँ। ओके ओके ओके। या अंडर ग्रेड जो है वो 3 साल के प्रोग्राम्स हैं और पोस्ट ग्रेड के प्रोग्राम्स 18 मंथ्स के भी हैं, 2 साल के भी हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है। सही है। ओके, सो आई थिंक ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। लेट मी चेक अगर कोई और क्वेश्चन है, अदरवाइज मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। हाँ जी, मेरे ख्याल में सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हुए हैं और एक मोहम्मद अहमद साहब टाइपिंग कर रहे हैं। उनका क्वेश्चन ले लेते हैं फिर इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं यहाँ वेल पे जो फी आप बता रहे हैं ये सारी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा प्लीज, एंड आल्सो द टेन्योर आफ्टर हाउ मच टाइम यू नीड टू पे द फी। प्लीज आप जो है वो पर्सनली कांटेक्ट कर लें हमसे। हम इंशाल्लाह आपको जो है वो डिटेल्स इसकी शेयर कर देंगे आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। और इंशाल्लाह हंजला साहब जो है वो डील कर रहे होंगे जर्मनी के केसेस को, तो इंशाल्लाह आप को फुल सपोर्ट करेंगे, एक एक चीज़ में इंशाल्लाह गाइड करेंगे और किसी किस्म का भी आपको इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा। आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अगर आपका पब्लिक इंस्टीट्यूट में होता हुआ तो ऑब्वियसली आपने पब्लिक इंस्टीट्यूट में ही जाना है।
जिस दर आपकी फीस नहीं लगेगी। और अगर आपका नहीं हो रहा, देन हमने पॉसिबिलिटी बनानी है कि मिनिमम से मिनिमम कहाँ पे हम आपको लेके जा सकते हैं, तो वो हम आपके लिए इंशाल्लाह सारी कोशिश करेंगे। कैन यू प्लीज समराइज द डॉक्यूमेंट्स एंड अटेस्टेशन नीडेड फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस? जी ऑलरेडी श्योर, बता दिया वैसे। जी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, मैं एक बार तो दोबारा से चेकलिस्ट पे चला जाता हूँ। ओके, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। इसमें जो आपने अटेस्टेशन की बात पूछी है, अटेस्टेशन के लिए आपको आपकी मैट्रिक और आपका इंटर, ये आपको अटेस्ट करवाना होता है पहले आईबीसीसी से। ठीक है, और आईबीसी से अटेस्ट करवाने के लिए आप जो है वो अपने बोर्ड को उनका एक लेटर होता है, आप वो फिल करके उन्हें भेजते हैं कि जी हमने जो है वो डॉक्यूमेंट आईबीसी से अटैच करवाने हैं। तो फिर वो आपको वहां से एनवेलप भेज देते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके एनवेलप भेज देते हैं आपको। और वो डॉक्यूमेंट आपने विदाउट ओपनिंग दैट एनवेलप वो आपने जाके आईबीसीसी में सबमिट करवाना होता है, और फिर आईबीसीसी आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करके देता है। जबकि जो यूनिवर्सिटी की डिग्रीज हैं, यूनिवर्सिटी की डिग्रीज जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो एचईसी से अटेस्ट करवानी होती हैं, और कहीं से भी अटेस्ट करवाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो बस ये है, उसके बाद आपका जो बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो ऑन द स्क्रीन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका अगर आप चाहें तो। आई थिंक दैट्स ऑल इट इज। परफेक्ट, परफेक्ट। Thank you very much, everyone, for joining us, and I hope everything is now clear. MOFA attestation is not needed? Yes, needed. No, MOFA attestation is not needed when you are coming here as a student. But if you are targeting like you want to move from here also, then it is needed because other countries need MOFA attestation. But Germany does not require MOFA attestation. हाँ, ओके, Yeah. ओके। बिकॉज हमारा हम जब आए थे तो अपोस्टाइल इवन स्टार्ट हो गया था, बट ये Mhm. है कि उस टाइम मैंडेटरी नहीं था, अब उन्होंने अपोस्टाइल भी मैंडेटरी कर दिया है। तो अब आपको मुफ्त से डॉक्यूमेंट सिंपल अटेस्ट नहीं करवाने होते, आपको अपोस्टाइल करवाना होता है। इवन इन द केस ऑफ इटली आपको अपोस्टाइल ही करवाना होगा हर सूरत। सही सही। नहीं, जर्मनी के सही, लिए अभी तक उन्होंने जो है वो इस तरह कुछ नहीं स्टार्ट किया। परफेक्ट हो गया। चले जी, बहुत शुक्रिया हंजला साहब, आपने हमें टाइम दिया। मोस्ट वेलकम, वी मोस्ट वेलकम। थैंक यू। और इंशाल्लाह बच्चों की जो भी क्वेरीज होंगी, और ये बच्चे कांटेक्ट कर लें, आप काइंडली चैट में आपको कांटेक्ट शेयर किया है, आप लोग हमसे जी कांटेक्ट जी, कर सकते हैं। और इंशाल्लाह बिल्कुल। जो भी हमारे थ्रू प्रोसीड करना चाहे वो कर सकता है, और हंजला साहब उसको असिस्ट करेंगे। और अगर खुद करना चाहें तो आपको सारा प्रोसेस बता दिया, आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। या थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।